साथियों नमस्कार। साथियों, ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब जिसको भी H1B वीजा चाहिए उसे लगभग साल के 88 लाख रुपए देने होंगे, जिसके बाद ही वो यूएस में आकर के काम कर सकेगा। इस खबर को सुनने के बाद पूरी दुनिया में पैनिक है और सबसे ज्यादा भारतीय पैनिक है कि अब हमें कैसे नौकरी मिलेगी यूएस में, अब हम कैसे यूएस जाएंगे। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि एक प्लेन से कुछ लोग यूएस के लिए रवाना हो रहे थे, जैसी खबर सुनी तुरंत प्लेन से नीचे उतर गए। उन्होंने कहा हमको नहीं जाना, ये प्रतिवर्ष 88 लाख रुपए कौन देगा। ये पूरा मामला क्या है, क्यों ऐसा किया है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही, यानी अपने इस चैनल पर हमने लाइव किया था, जो लाइव, उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि देखो आईटी सेक्टर में धीरे धीरे अब जॉब्स जाने लगेंगी, लोगों का पेमेंट कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, और जो यूएस ने आईटी सेक्टर को जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेट कर रखा था जिससे कि उसका डॉलर चल सके, वो अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि यूएस चाहता था कि उसका डॉलर पूरी दुनिया में चले। यूएस ने पहले आईटी सेक्टर में डोमिनेंस हासिल किया। आज देख लो सोशल मीडिया पे सारे प्लेटफॉर्म यूएस के हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूएस का है, कंप्यूटर्स की बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस की हैं, इसमें छाया हुआ है यूएस। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के हर कोने में यूएस के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। जब इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनको महंगा करवा दिया गया। कंपनीज को जो सेवाएं दी जा रही हैं वो महंगी कर दी गई, कंपनी जो पेमेंट दे रहे हैं वो महंगे कर दिए गए, जिससे कि डॉलर उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। अब डॉलर का उपयोग जब बढ़ गया, धीरे धीरे पूरी दुनिया पर डॉलर छा गया, अब डॉलर के दिन लद लिए हैं, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, यानी डॉलर अब सिकुड़ रहा है। तो सिकुड़ते डॉलर अपने प्रभाव को तो छोड़ेगा ही। अब ये प्रभाव कई प्रकार से छोड़ा जा रहा है, जिनमें से एक प्रकार है ये H1B वीजा द्वारा लोगों की आईटी सेक्टर में जॉब न लगना या उस जॉब का चले जाना। जी, तो ये उसी का प्रभाव है। ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। आज मैं आपको एक दूसरी भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, पहले ही बोल दे रहा हूं, दिसंबर तक आप देखना यूएस में इन्फ्लेशन आने लगेगा, मंदी आने लगेगी उसके बाद, और धीरे धीरे लोग वहां पर विद्रोह करने लगेंगे। ये विद्रोह जरूरी नहीं सड़कों पर हो, पर हाँ एक अच्छा खासा डिससेटिस्फेक्शन लोगों में छा जाएगा। यूएस रिसेशन की तरफ जाने लगा है। ठीक है साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि H1B वीजा अगर आपको चाहिए तो आपके लिए प्रतिवर्ष 88 लाख रुपए खर्च होंगे। यह कंपनी करेगी जो आपको बुला रही है। अब कंपनी आप इतने आपको पेमेंट नहीं दे रही है, इतना आपको क्या वीजा का पैसा देगी? बिल्कुल नहीं देगी। अब आप कहेंगे वीजा होता क्या है, पहले वीजा तो बताइए, और ये H1B वीजा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वीजा क्या है। जैसे आपके पास कभी भी आपको विदेश में जाना है तो दो चीजें होनी चाहिए। एक पासपोर्ट होना चाहिए जो आपके सिटीजनशिप का प्रूफ है, दूसरा वीजा होना चाहिए उस देश का। वीजा क्या है? वीजा एक तरीके से परमिशन है जो उस देश से आप ले रहे हो कि भाई हम आपके देश में आना चाहते हैं, क्या आ जाएं। वो आपसे पूछेगा क्यों आना चाहते हो, किस लिए आना चाहते हैं, फिर वो क्रॉस वेरीफाई करेगा, उसके बाद परमिशन दे देगा। तो वो जो परमिशन आपको दे रहा है लिखित रूप में ठप्पा लगा करके, इस परमिशन को वीजा बोला जाता है। तो जब भी आप विदेश में जाते हो तो वीजा चाहिए होता है, उसकी परमिशन चाहिए होती है। ये आपको मिलती है दिल्ली में जाकर के एम्बेसी में अनुरोध करने से। कई देश ऐसे हैं जो बिना वीजा के भी आपको आने देते हैं, आपको मतलब भारतीयों को। कई ऐसे हैं जो वीजा ऑन अराइवल करते हैं कि पहुंच जाओगे उसके बाद वीजा दे देंगे आपको एयरपोर्ट पे ही। वो कहेंगे पहले आ जाओ बाद में देखेंगे वीजा। कुछ ऐसे हैं जो ई वीजा से काम चल जाता है, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, ई वीजा से काम चल जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो वीजा का पूरा प्रोसीजर इतना कठिन कर देते हैं कि वीजा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मिल जाता है तो आदमी को लगता है लॉटरी लग गई या मैंने स्वर्ग जीत लिया। इसमें यूरोप के देश शामिल हैं, यूएसए शामिल है। यूएसए भी वीजा की अलग अलग कैटेगरीज रखता है, उन्हीं में से एक कैटेगरी है H1B वीजा। यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो यूएस में जाकर के काम करना चाहते हैं, और उन लोगों में भी ऐसे लोग जो बैचलर डिग्री धारक हों, जिनके पास बैचलर डिग्री हो, यूएस में जाके काम करना चाहते हो, उन्हीं को ये दिया जाता है। 1990 से व्यवस्था वहां चल रही है, और शुरुआत में 3 साल के लिए दिया जाता है, फिर रिन्यू हो जाता है अगले 3 साल के लिए। इस प्रकार से वीजा आपको मिलता है। तो आप कहोगे भारत से कोई भी बैचलर किया हुआ आदमी यूएस में जाके नौकरी करना चाहे तो क्या कर सकता है? कर तो सकता है, लेकिन उसके लिए 2-3 शर्तें हैं। पहला यह कि वो कंपनी आपको बुला रही हो, भाई माइक्रोसॉफ्ट कहे कि भाई आप आ जाइए यूएस, हमें आपकी जरूरत है। जब वो बुलाएगी तब आपका वीजा लगेगा, उसके बाद भी मिला नहीं मिला देखा जाएगा। हर साल यूएस फिक्स कर देता है कि हम जैसे अभी 85,000 चल रहा है कि हम टोटल 85,000 H1B वीजा जारी करेंगे इस साल पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अब इसमें लगभग 70% वीजा ऐसे होते हैं H1B वाले जो भारतीयों को ही मिल जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं वहां काम करने के लिए। अब आप कहोगे कि भारतीयों का चुनाव कैसे होता है, किस भारतीय को मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? ये एक लॉटरी सिस्टम है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो आप बाहर हो गए। तो जिसकी लॉटरी लग जाती है, जिसको वीजा मिल जाता है, वो ऐसा खुश हो जाता है जैसे क्या मिल गया।
तो इस प्रकार से ये वीजा आपका लग जाता है, कंपनी आपको बुलाती है, कंपनी जब आपको काम पे रखती है, काम करवाती है आपसे, तो आपके बिहाफ पर यानी आपकी तरफ से यूएस की सरकार को कुछ पैसे दे देती है कि भाई ये वीजा का कॉस्ट हम दे रहे हैं। ये कॉस्ट अभी लगभग 1000 से $5000 हुआ करता है अभी। इसमें कई सारे चरण होते हैं, फॉर्म भरने का कॉस्ट अलग है, बुलाने का अलग है, आवेदन का अलग है। इन सभी को मिला करके किसी के $2000 बनते हैं, किसी के $5000 बनते हैं, किसी के $1000 बनते हैं। तो मैक्सिमम $5000 आप मानिए कितना कंपनी को हर साल देना पड़ता है यूएस की सरकार को कि भाई ये रखिए, हमने इस एम्प्लॉय को रखा है। तो अब ये जो 5000 तक की जो राशि देनी पड़ रही थी कंपनी को, अब कंपनी देगी $1,00,000 यानी लगभग 88 लाख रुपए। तो अब ये बताइए, कंपनी किसी एक कर्मचारी को रखने के इतने पैसे अगर उसको देने लगी सरकार को, तो कंपनी का काम हो लिया। तो यूएस की सरकार क्या कह रही है, ट्रम्प चाचा क्या कह रहे हैं कि इसलिए कंपनी से हम कह रहे हैं, ट्रम्प चाचा का ये जो प्रावधान इसलिए है ताकि कंपनी इन बाहर के लोगों को बाहर करे और यूएस के लोगों को नौकरी दे, इसलिए इतना रेट बढ़ा दिया। कंपनी कहेगी 88 लाख रुपए मैं इसको दूसरे देश के आदमी को दूंगी, इससे अच्छा अपने यूएस के नागरिक को नहीं रख लूंगी। ये ट्रम्प कहना चाह रहे हैं। ट्रम्प कहना चाह रहे हैं, देखो ट्रम्प ने पहले टैरिफ लगा करके बाहर से आए हुए सामान को यूएस में कम करवा दिया। अब इस तरह से वीजा की कॉस्ट बढ़ा करके जो बाहर से सर्विस करने आ रहे थे उनको भी रोक दिया। तो गुड्स और सर्विस दोनों पर ही ब्लॉकेज कर दिया। अब ट्रम्प को यह लग रहा था कि मैं जैसे ही टैरिफ लगा दूंगा इंडिया पर या अन्य देशों पर, तो यूएस में बाहर का माल कम बिकेगा और यूएस में अपने आप माल बनने लगेगा, रातों रात फैक्ट्री खुल जाएंगी और यूएस खुद का प्रोडक्शन करने लगेगा जैसे चाइना करता है। तो ये ऐसे तो होता नहीं है। चाइना ने अपने आप को प्रोडक्शन का पूरा हब बनाया है, पूरा हाउस बनाया है, तो इसमें पिछले 30-35 साल की मेहनत लगी है उसकी। ये रातों रात कर देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि H-1B वीजा का कॉस्ट बढ़ा दूंगा तो लोग आना बंद हो जाएंगे और यहीं के लोगों को रातों रात जॉब मिलने लग जाएगी। यूएस में लोग जॉब पाने के योग्य नहीं है। बेशक यूएस टैलेंटेड है, हर फील्ड के जो मालिक हैं, चाहे वो आप किसी को भी देख लीजिए, इलॉन मस्क हो गए, जकरबर्ग हो गए, बिल गेट्स हो गए, तमाम तरह के लोग हैं, ये नो डाउट टैलेंटेड हैं। लेकिन इनको जो कंपनी चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं, जो शार्प माइंडेड वर्कर्स होते हैं, जो कंपनी को ऊपर उठा के ले जाते हैं, जो सुंदर पिचाई बन जाते हैं, ये सब जनरली बाहर के लोग होते हैं और भारतीय होते हैं मुख्य तौर पर, तो क्योंकि भारत जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। तो इनको अपनी कंपनियां ग्रो कराने के लिए, कंपनियां चलवाने के लिए वर्कर्स जो चाहिए होते हैं, स्मार्ट वर्कर चाहिए होते हैं, वो बाहर से मिलते हैं, यूएस में है ही नहीं। यूएस में कोई क्यों नौकरी करेगा ऐसी कंपनियों में? वहां बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है, नशा करते रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो इसलिए ये इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे जो सोच रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से अपना एक सेक्टर डुबाने का इंतजाम कर लिया है। जो अच्छी खासी कंपनी चल रही थी उनका बेड़ा गर्क होने को तैयार है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि अगर मान लो कोई भारतीय वहां जाके काम करने के बजाय वर्क फ्रॉम होम ही कर ले, तो ये एक विकल्प है। अब यही होगा, ज्यादातर भारतीय वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे भारत में रह करके, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पहले कोरोना काल ने मजबूर किया था वर्क फ्रॉम होम करने में, अब ये ट्रंप काल कर रहा है। लेकिन अब कोई आदमी पहले जो यूएस में जाके रह रहा था, वो यूएस में घर लेगा किराए का, यूएस की दुकानों से सामान खरीदेगा, यूएस में अपनी सर्विसेज यूज करेगा, तो पैसा निकाल के अपनी कमाई का कुछ हिस्सा यूएस में भी तो खर्च करेगा। तो यूएस की इकोनॉमी बढ़ रही थी जिससे। अब वो आदमी यूएस में जाकर के इंडिया में रहेगा, वेतन उसे मिलेगा यूएस से। बेशक उसे यूएस में ज्यादा वेतन मिल रहा था, यहां हो सकता है कम मिले, पर वेतन मिलेगा यूएस की कंपनी से। खर्चा कहां करेगा? भारत में। अब जो किराए का मकान उसने यूएस में लिया था, अब वो अपने भारत में घर में ही है। जो पहले बाजार से सामान यूएस में लेकर के आ रहा था, अब वो भारत की दुकानों से लेके आएगा। तो भारत में कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो आदमी पहले बड़ी जल्दी से आईआईटी आईआईएम की डिग्री लेकर के यूएस भाग जाता था, अब वो मजबूरी में सोचेगा यार कि यहीं कुछ कर लो, तो भारत में कुछ करने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि उसका जो ब्रेन है वो भारत के काम आए, भारत की इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाए। दूसरी बात यह है कि यह आदमी हो सकता है खुद का कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश करे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आजकल एक मोबाइल चल रहा है AI प्लस मोबाइल एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया है, माधव सेठ जी ने। इस AI प्लस मोबाइल में जो कुछ भी यूज हो रहा है सब इंडिया का है, यानी कि आपका डेटा भी इंडिया में रहेगा, वो भी बाहर नहीं जाएगा जैसे ये लोग चुरा लेते हैं यूएस वाले। तो इस व्यक्ति ने पहले रियलमी कंपनी में काम किया, उस कंपनी को उठाया, फिर कंपनी छोड़ी, सारा कुछ सीखा, भारत आए, भारत में अपनी कंपनी खोली और AI प्लस नाम का एक फोन लॉन्च कर दिया जो बड़ा सस्ता है, सारे फीचर्स वाला है। तो ऐसे ये एक उदाहरण है, ऐसे क्या पता ऐसे और उदाहरण आ जाए, ऐसे कई लोग और अपने इनोवेशंस को करने लगे, क्योंकि लोगों में धीरे धीरे बिजनेस करने का माइंडसेट डेवलप हो रहा है। आदमी ये सोच रहा है आजकल का कि सरकारी नौकरी लग नहीं रही है,
प्राइवेट में पूरे 12 घंटे काम करो, थोड़े से पैसे मिलते हैं। इससे अच्छा अपना एक छोटा सा काम चालू कर लो, भले एक फूड कोर्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है, तो कम से कम 4 पैसे तो आएंगे। तो इससे हमें फायदा हो सकता है। आप कहोगे क्या ये रातों रात हो जाएगा? ये भी रातों रात नहीं होगा, इसमें भी टाइम लगेगा, लगेंगे 10 साल कम से कम। लेकिन 10 साल बाद भारत एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय दो चीजें चल रही हैं जो यूएस के तो फेवर में बिल्कुल नहीं है और भारत के फेवर में ही है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे कट ऑफ करते जा रहे हैं और मोदी जी यहां पर जोड़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बाहर के लोगों को अब यहां नहीं रहने देंगे। मोदी जी ने कहा भाई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बना लो यहां पे। भारत ने अपना सेमीकंडक्टर बना लिया। यहां पर हमारे बेंगलोर में जो धीरे धीरे डेटा सेंटर्स हैं वो बन रहे हैं, असम में डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, यानी कि वो वहां से निकालता जा रहा है। हम धीरे धीरे अपनी चीजें व्यवस्थित कर रहे हैं जिससे कि उन लोगों को यहां पर काम दिलाया जा सके। बेशक अभी हमारे पास उस लेवल की क्वालिटी नहीं है, बेशक उस लेवल की क्वांटिटी भी नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो कर रहे हैं ना। धीरे धीरे करेंगे। जैसे वो डूबेगा वैसे हम उठेंगे, टाइम लगेगा बट उठेंगे। पहले हम जब छोटे थे तो हमको एक ऐसे लिखने दिया जाता था, ऐसे ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब भारत का जो ब्रेन है वो ड्रेन होकर के यूएस जा रहा है या वेस्ट जा रहा है। अब हम सोचते थे कैसे वापस बुलाएं, कैसे क्या करें कि लोग बाहर नौकरी करने ना जाएं, यहीं पर काम कर लें। तो हमें आज तक समझ में ही नहीं आया क्या करें। वही आंसर नहीं होते बड़े आइडियल आंसर्स कि भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ इनोवेशन करे, भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए लोगों को मोटिवेट करे। पर इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है। जब तक तलवार नहीं पड़ती, जब तक हथौड़ा नहीं पड़ता, तब तक आदमी सुधरता नहीं है। तो ये हथौड़ा अब पड़ा है ट्रंप के द्वारा। अब वो जो ब्रेन ड्रेन था वो रुकेगा। तो ये कहानी। अभी भी मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप का ये प्रस्ताव वहां के सीनेट से पास हो जाए। कोई गारंटी नहीं है पास हो जाए, पर देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूं पास हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये सारी बातें अभी तक निकल के आई हैं। अब देखो चीजें क्या हैं। अच्छा, मैं इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट फायरवॉल बोला जा रहा है यूएस में। ये जिस तरह से फायर किया जा रहा है लोगों को, ठीक है। देखो ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लोग विमान में बैठ गए थे, यहां से इंडिया से यूएस की तरफ उड़ रहे थे। जैसे लोगों को खबर मिली कि भाई प्राइसेस बढ़ गए। अच्छा, ये प्राइसेस 21 सितंबर से लागू हो रहे हैं, कल से। आप लोग कहोगे कि जो लोग वहां पहले से काम कर रहे हैं उनको भी अब देना पड़ेगा। उनको नहीं देना पड़ेगा, जो अब नए जाएंगे उनको देना पड़ेगा। ये 88 लाख रुपए साल का, मतलब उनके बिहाफ पे कंपनियां देंगी। तो ये लोग यूएस जा रहे थे, पहले रुक गए। इन्होंने कहा भैया छोड़ो, कोई फायदा नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, हम जाएं फिर वहां से हमें भगा दिया जाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात है। उसके बाद प्रोजेक्ट फायरवॉल है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, यूएस नहीं, पाकिस्तान वो तो दुश्मन हो, वो दुश्मन लायक भी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरे देशों पर निर्भर रहना। और मैं आपको रिपीटेडली वीडियोस में बताता आया हूं कि भारत को अगर हर समस्या से निपटना है तो आत्मनिर्भर भारत बन जाए। इस क्रम में हमें अब सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी काम करना होगा। कोई पता नहीं है ट्रंप इस सेक्टर में क्या कर दे, तो हमको तो थोड़े पैसे यूट्यूब से मिल जाते हैं, ये भी बंद हो जाएंगे। तो इसको भैया हमें भी देखना पड़ेगा। भारत में मैं आग्रह करता हूं ऐसे टैलेंटेड लोग कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना लो जिससे कि हम मत स्विच हो सके। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो एनिमी है वो है दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना। यह भारत ने स्ट्रेटेजिक गलती करी है। 1978 में भारत की और चाइना की जो करेंसी वैल्यू थी वो बराबर थी, डॉलर की अपेक्षा अगर बात करी जाए तो। और देखा जाए तो चाइना की स्थिति ओवरऑल हमसे भी बुरी थी, पर चाइना ने 1978 में अपनी इकोनॉमी को खोल दिया और वहां पर एक तरीके से कैपिटलिज्म को लागू कर दिया। बेशक चाइना आज भी कम्युनिस्ट कंट्री है, साम्यवादी देश है, पर अंदर ही अंदर सब कैपिटलिज्म जैसी व्यवस्थाएं हैं। जो काम चाइना ने 1978 में किया वो काम हमने 1991 में किया एलपीजी रिफॉर्म्स के रूप में। अच्छा, 1991 में भी जो हम कर रहे हैं ये भी तब कर रहे हैं जब आईएमएफ का हम पर दबाव पड़ा था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि एक हफ्ते से ज्यादा हम तेल खरीद सकें। तब मजबूरी में आईएमएफ से लोन लेने गए। उसने कहा लोन तभी देंगे जब अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दोगे। तब हमने अर्थव्यवस्था खोली, तब जाके हम यहां तक पहुंचे हैं। यह काम हमने 1978 में कर दिया होता तो हम और चाइना आज बराबरी पे होते इकोनॉमी के मामले में। दूसरी चीज सुनिए साहब, जिस समय 1978 में चाइना अपनी इकोनॉमी को खोल रहा था, मतलब अंदर ही अंदर,
उससे ठीक 2 साल पहले 1976 में हमारी इंदिरा गांधी प्रीएम्बल में बदलाव करके सोशलिस्ट वर्ड जुड़वा रही थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब इंदिरा गांधी कह रही है कि भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। हल्के में समझने के लिए आप कह सकते हो समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जहां सब कुछ सरकारी सरकारी हो। स्कूटर भी सरकार बना रही है, रेलवे भी सरकार बना रही है, पोस्ट ऑफिस भी सरकार चला रही है, पुलिस स्टेशन भी सरकार चला रही है, सब कुछ सरकारी सरकारी हो। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि साहब ये है। और चाइना उसी दौरान, 2 साल का गैप है, उसी दौरान चाइना कह रहा है कि नहीं हमें खुल जाना चाहिए। तो कितना सोच में अंतर था। फिर हमें खुलना पड़ा 1991 में, तब से हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है, सरकारी भी चीजें हैं, प्राइवेट भी चीजें हैं। तो पहली गलती तो हमने स्ट्रेटेजिक वहां करी। दूसरी स्ट्रेटेजिक गलती हमने ये करी कि हमारे जो लॉज हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आज भी तुम ब्रिटिशर्स वाला चला रहे हो, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया इसलिए था ताकि इंडियन से गुलाम के रूप में पैदा हो और सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में काम करते रहे, जैसा हम कहें वैसा करते रहे। भारत की सरकारों को पिछले वर्षों में इतने बदलाव कर देने चाहिए थे कि यहां पर कर्मचारी नहीं, बिजनेसमैन पैदा हो, काम लेने वाले नहीं, काम देने वाले लोग पैदा हो। पर वो हमने नहीं किया, स्ट्रेटेजिकली हमने मिस्टेक करी। उसके अलावा हमने स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक क्या करी कि हम हमेशा अपनी शक्तियों को भूल करके दूसरों पर डिपेंडेंट रहे कि कभी हमें रशिया बचा लेगा, कभी हमें यूएस बचा लेगा, यूएस नौकरी दे देगा, रशिया हथियार दे देगा, गल्फ तेल दे देगा, यही हम देखते रहे। आज भी देखो लोगों का माइंडसेट यही है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था डिफेंस पैक्ट पर, सऊदी और पाकिस्तान वाले पर, तो लोग कमेंट कर रहे थे कि भारत को भी रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर लेना चाहिए। अरे तुम किस गुलामी की मानसिकता में डूबे हुए हो? भारत इतना सक्षम है कि सऊदी और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपट लेगा। इतना क्यों अपने आप को कमजोर समझते हो? तो ये जो कमजोर समझने की जो हमारी मानसिकता बन गई थी, वही कारण है कि हम आज भी ये सोचते हैं कि हमें तो नौकरी कोई दूसरा ही देगा। हम अंदर से इतने अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हमें आज भी ये लगता है कि यूएस में नौकरी मिल गई तो बहुत बड़ा काम हो गया। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि अरे भारत को इस लेवल का बनाना है कि यूएस वाले हमसे नौकरी मांगने आए, और ये हो जाएगा बहुत जल्द, आप देखना, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। अब इसी गुलामी की मानसिकता देखो, मैं, आप ये मत कहना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या विरोध कर रहा हूं, बट मैं आपको एक अंतर दिखा रहा हूं माइंडसेट का, आप खुद बताना कौन सही है कौन गलत है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरे देशों पर निर्भर रहना, और एक तरफ हमारे देश में राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी एक वीक पीएम है। ये देखो H1B वीजा के प्राइस बढ़ गए और ट्रंप ने भारतीयों को घेर लिया, मोदी कुछ नहीं कर पाए। मतलब राहुल गांधी को लगता है कि आज भी भारतीयों को अमेरिका पर निर्भर होने की आवश्यकता है। ये चाहते तो ये भी कह सकते थे कि ट्रंप को हम देख लेंगे, हम भारत में इतनी जॉब्स पैदा करेंगे, इतने बिजनेसमैन खड़े करेंगे, इतनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर वो है ही नहीं ना मानसिकता अंदर से, कई लोगों में ऐसा है। तो ये एक बहुत बुनियादी फर्क है। और दूसरा फर्क ये भी है कि हमारे यहाँ, मैं मानता हूं उतनी इंडस्ट्रीज अभी नहीं है, उतना एडवांस हम लोग नहीं है, ये बात हमें स्वीकारनी चाहिए। हमें विश्वास भी खुद पर रखना है, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, अपनी कमियां भी पता होनी चाहिए जिससे उनको एड्रेस करके हम आगे बढ़ सकें। ऐसी स्थिति में हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि उन कमियों को ढूंढते हुए तेजी से हम आगे बढ़ें और सब लोग मिलकर के एक साथ जो है भारत को आगे बढ़ाएं। इस बात का शब्द रखते हुए कि थोड़ा टाइम लगेगा बट परमानेंट इलाज हो जाएगा, ये मेरा कहना है। अब इंपैक्ट ऑफ $1 लाख H1B वीजा फी ऑन इंडियंस, ये कैसे करेगा ये मैं आपको बता चुका हूं कि 70% इंडियंस हैं जो H1B वीजा लेते हैं। उसके अलावा जो फीस है वो 90 लाख बताई जा रही है, 88 लाख ही बैठेगी, वो तो नहीं मान लो, ठीक है जी। उसके अलावा अभी तक लगभग 3 लाख हाई स्किल्ड इंडियंस वर्कर्स मोस्टली इन दी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑन H1B वीजा करेंटली इन यूएस। यूएस में अभी लगभग 3 लाख इंडियन वर्कर्स हैं जो हाईली स्किल्ड हैं और आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यूएस हर साल 85,000 H1B वीजा अलॉट करता है पूरी दुनिया के लिए, जिसमें से 70% तो इंडियंस ही ले जाते हैं, ठीक है। चाइनीज 11 से 12% रहते हैं, ठीक है। पहले जो फीस लगती थी, अब तक जो फीस लगती आई है उसमें $750 देनी पड़ती है। शुरुआत की फीस $215 अलग अलग है, कई सारी चीज़ों को मिला करके लगभग $5,000 के आसपास आता है। तो ये तो बियरेबल है, लेकिन ये $1 लाख कौन बियरेबल करेगा, ये बड़ा दिक्कत है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताया हूँ, इससे कुछ होता नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, रेमिटेंस, जो आदमी यहाँ से यूएस में नौकरी करने गया, यूएस में नौकरी कर रहा है, साल के 1 करोड़ उसने कमाए, 1 करोड़ में से 80 लाख उसने खर्च कर दिए, 20 लाख बचे, उनमें से 20 लाख क्या करता है, वो इंडिया भिजवा देता है। तो बाहर काम कर रहे भारतीय लोग जब बाहर से पैसा भारत भिजवाते हैं अपनी फैमिलीज को, अपने लोगों को, तो इसको रेमिटेंस बोला जाता है। तो रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में अगर देखा जाए तो भारत दुनिया में नंबर 1 पे है।
यानी सबसे ज्यादा भारतीय लोग हैं जो रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। और 2024 का डेटा है, हमने लगभग 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त किया है बाहर से। ये इतना ही लगभग ट्रेड है हमारा यूएस के साथ गुड्स का, और पूरी दुनिया से हमारा रेमिटेंस इतना आता है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करते हैं हम यूएस से, लगभग 27%। अगर किसी एक देश का देखा जाए तो, ग्रुप का देखा जाए तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से आता है, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका जो काउंसिल है सबसे ज्यादा यहां से आता है 38%। तो जब इंडियंस की नौकरी या इंडियंस यहां से जाएंगे तो नौकरी तो कईयों की जाएगी, देखो, तो ये रेमिटेंस पर भी असर पड़ेगा। तो ये पूरा रेमिटेंस का खेल है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है जो यूएस को इस समय सता रही है, वो है यूएस पर कर्ज। यूएस की जो इकोनॉमी का साइज है वो लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, लेकिन यूएस पे जो कर्ज है वो लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ट्रंप इस बात से बड़े चिंतित हैं कि इस कर्ज को मैं कैसे चुकाऊं। ट्रंप जब आए थे, स्टार्टिंग में पद संभाले थे, तो सबसे पहले यही बात कर रहे थे, मैं टैक्सेस कम कर दूंगा, मैं डेट कम कर दूंगा, मैं यूएस के लोगों को नौकरी ज़्यादा दूंगा, मैं बाहर से आए हुए लोगों को भगा दूंगा, मैं हर तरह की ड्रग्स स्मगलिंग को रोक दूंगा, मैं रशिया यूक्रेन के वॉर को रोक दूंगा। हालांकि अभी तक कुछ कर नहीं पाए सिवाय भारतीयों को परेशान करने के। तो ट्रंप चचा इस समय इस डेट को, इस कर्ज को नीचे करने में तुले हुए हैं, और इसी क्रम में वो कह रहे हैं कि गोल्ड कार्ड भी मैं दूंगा। गोल्ड कार्ड लॉन्च भी कर दिया उन्होंने आज, जिसमें आपको एक निश्चित धनराशि देकर के यूएस में रहने का मौका मिलेगा, और आप चाहें तो एक अनंत काल के लिए यूएस में रह सकते हैं। शायद इसके लिए 42 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ है। उसका क्या प्रावधान लेके आएंगे, क्या पास होगा देखा जाएगा, पर उसको भी जारी करने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएस में रहने के लिए आएँ और यहाँ पैसा दें। 42 करोड़ प्रति पर्सन देते रहे तो यूएस का कर्जा चुक जाएगा, ऐसा इनका मानना है। देखते हैं क्या होता है, यूएस का कुछ कर्जा नहीं चुकेगा, ये जाएंगे रिसेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आज आपको बता दी हैं। अब भारतीयों को क्या करना है, हम भारतीयों को बस कैसे भी सब्र रखना है, हमारे देश में ये कल्चर डेवलप करना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के लिए आगे बढ़े। हमें इस बात को समझना है कि यूएस जैसा देश किस तरह से आज फ़ायदा उठा रहा है अपने वर्चस्व का, गुड्स और सर्विसेज में किस तरह से हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हम पे टैरिफ लगा के हमारे गुड्स रोक दिए, सर्विसेज रोक दी इस तरह से, H1B वीज़ा का रेट बढ़ा करके। तो ये करते हैं बड़े देश जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो, और हम जैसे देशों को जो इन पर निर्भर हो जाते हैं उन्हें नुकसान होता है। तो ये एक ओवरऑल इसका पूरा एनालिसिस है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। अगली बार अगर कुछ नया आता है तो मैं आता हूँ नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।